की तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है कितनी तेजी और है? और 1 किलो गोल्ड बार पर यूएस में जो टैरिफ लगाए गए हैं उसका बाकी अन्य बाजारों पर क्या असर होगा? वहां तो सोना महंगा हो ही जाएगा, उसका रिपल इफेक्ट बाकी बाजारों पर क्या होने वाला है? हाय, गुड मॉर्निंग विशु गुड मोहन मॉर्निंग जी। सर। सी लास्ट फ्राइडे जैसे कि हमने कहा था कि 3280 इंट्राडे में काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट में रैली आ सकती है। एंड जॉब नंबर जो यूएस के वीकर आया, हमने देखा कि वोपिंग ऑलमोस्ट 4 आवर्स के अंदर 65 से $70 का मूव दिया कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड प्राइजेस ने। इस हफ्ते की बात करते हैं, बायस्ड अपसाइड जरूर रहा, लेकिन जो एक्टिविटी थी वो काफी नैरोड हो गई और हमने देखा कि जो डेली प्राइस रेंज था वो घटकर अभी 25 से 30 यूएस डॉलर का हो गया। साइमल्टेनियसली मई अप्रैल में जो गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई बनाया था 3500 यूएस डॉलर का, सिंस देन इट इज कंसोलिडेटिंग 3240 3450 के बीच की रेंज है, जो कि हमने लास्ट काफी शोज में कहा है, अभी तक वो इंटैक्ट है। आई थिंक जैसे कि वंस अगेन 3280 से 70 से रैली आई, क्योंकि 3240 नहीं कटा, उसके नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं आया। अभी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अगर हायर साइड पर 3450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तो 3400 से 3430 के बीच में से गोल्ड वंस अगेन शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन को कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे आ सकता है। आज का भी देखिए, मैं कोरियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ट्रैक करता हूं। उस समय क्या हो रहा था, कॉमेक्स गोल्ड स्पॉट के अंदर जो काफी टाइम से नहीं देखा, बिड आस्क में $4 से $5 का डिफरेंस था। एंड जब भी बाय साइड में ट्रेड हो रहे थे वो एक्चुअली मिड रेंज में हो रहे थे, सेल साइड के ट्रेड जो हो रहे थे वो आस्क प्राइस पर हो रहे थे, शोइंग की एग्जैक्टली कहीं ना कहीं बायर अभी इन लेवल पे गंगो नहीं है बाइंग साइड करने में। एंड आज ओपन जो हुआ ओवर द काउंटर में 3409 का हाई मारा है, सिंस देन इट इज नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग अबव दैट, वो उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और एक बार 3380 का लो भी बनाया है। 3410 के ऊपर अगर नहीं जाता है आज के सेशन में, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 3400 $3405 से गोल्ड में इंट्राडे में भी प्रॉफिट देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, एंड 3370 3360 डाउन साइड में प्राइस आ जाए। इवन 3410 के ऊपर भी इंट्राडे में चलेगा, मैं बाय नहीं करूंगा। मैं 3430 से 3450 के बीच में अगर प्राइस पॉज लेते हैं, हॉल्ट होते हैं, वहां पर मैं पोजिशनली शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। गोल्ड जब तक 3450 के ऊपर क्लोज नहीं देगा, एज अर्लियर सेड, लॉन्जेविटी ऑनगोइंग अप ट्रेंड में नहीं देखने को मिलेगी। जी, ओवर टू यू। चलिए, आपके एनालिसिस लोगों तक पहुंच गई, हमारे दर्शकों तक पहुंच गई। हमारे साथ साबिर रे भी हैं, ईडी हैं जीजेईपीसी के, और साहिल मेहरा भी हैं जीजेसी से। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है। साबिर रे साहब, आपसे मेरा पहला सवाल होगा ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर। कहा जा रहा है कि यूएस की जो टैरिफ है इससे 75% ज्वेलरी एक्सपोर्ट कम हो सकती है। आप लोगों ने क्या एनालाइज किया है? ऐसे माहौल में आप लोगों की तैयारी क्या है? कैसे निपटेंगे सर इस चैलेंजिंग माहौल से? आप जो बोल रहे हैं ये एकदम सही है कि 75% जो बोल रहे हैं उसके भी ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 25% में हम लोग कैलकुलेट किया, हमारा जो एनालिसिस है 75% गिर सकता है ऐसा बोला था हम लोग। अभी जब वो 50% हो जाएगा वो तो किधर पर जाएगा ये अभी एनालिसिस का हम देखना पड़ेगा। ये टैरिफ में तो बिजनेस कर नहीं सकता है, आप बोलेंगे जो भी, क्योंकि जो कस्टमर्स है, ग्राहक है, 50% इंपोर्ट ड्यूटी देके कोई ग्राहक उधर से नहीं लेंगे, ये हमारा मानना है, हमारे स्टेट का भी मानना है। तो ये स्थिति का अभी तो ठीक है, 25% में एकदम सिलेक्टिव होके ट्रेड उधर से जो है ले रही है, इतना हमारा खबर आया है, वेरी सिलेक्टिव। और 50% हो जाएगा तो उसमें तो हमारा हिसाब से तो कुछ बिजनेस का क्या माहौल होगा, क्या होगा कि नहीं, अल्टीमेटली ये अभी तक हमारे सामने ये उभर के आ रहा है कि बिजनेस शायद थोड़ा ठप्पी हो जाएगा यूएस में। इतना ही हमारा एनालिसिस है। ओके सर, यूएस इतना बड़ा मार्केट है, करीब करीब 30% हिस्सेदारी आपके जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में रखता है, तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव मार्केट इस तरह के तैयार होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, यूएस का ऑल्टरनेटिव मार्केट रातों रात एटलीस्ट डायमंड के लिए तैयार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस सारा दुनिया का जितना डायमंड का कंजम्पशन होते हैं उसका 50% वो कंज्यूम करते हैं।
तो अभी जैसे आपको देखिए चाइना है, इंडिया है, नाउ क्या इंडिया उभर के सेकंड पोजीशन में आ गया दुनिया में 10 से 12%, चाइना में अनदर 10 को 22% इधर हो गया, मिडिल ईस्ट में लेट से 6 से 7% है। तो ये बाकी जो वर्ल्ड है इतना 50%, तो आप सब करने के बाद भी वो 30-40% तक आप मैनेज कर सकते हैं। उसके ऊपर रातों रात या थोड़ा लॉन्ग टर्म मैनेज करना मुश्किल है। उसके लिए कैसे बिजनेस होगा, बिजनेस रियलाइनमेंट हो सकता है, इतना हम बोल सकते हैं, क्योंकि एवरी मैन्युफैक्चरर एवरी बिजनेसमैन के पास जब बिजनेस, क्योंकि ये जगह पर हम बोल सकते हैं आपको यूएस में अभी जैसे डायमंड का तो इंडिया 9 आउट ऑफ 10 डायमंड इंडिया में बनती है। तो सडनली वो लोग भी तो कहीं से दुनिया से तो मैन्युफैक्चर नहीं करके ले सकते हैं। तो वो कैसे रियलाइनमेंट होगा, बिजनेस कैसे होगा, वो सब देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप देखें लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर में भी होता है, मेक्सिको से होते हैं, फिर कॉल सेंटर इंडिया में है, तो सेम वे बिजनेस रियलाइनमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग कैसे इधर थोड़ा करेगा उधर थोड़ा करेगा, ये पूरा जो साइकिल है इसको लाने के लिए थोड़ा टाइम लगे, 6 से 7 महीने 1 साल लगेगा। तब तक तो हम लोग देखना पड़ेगा, बट ये भी कुछ आदमी को एटलीस्ट मानना है कि शायद 6-8 महीने में ये थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे। साची जी, एक मेरे पास एक सवाल ये है कि क्या यहाँ की जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ की यूनिट ज्वेलरी यूनिट बाकी गल्फ कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो सकती है? इस तरह की भी खबरें आ रही है, ताकि वहाँ जो ट्रीटी है यूएस के साथ, वहाँ पे कम टैरिफ है, उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ से शिफ्ट वहाँ दूसरे मार्केट में कर सकते हैं। देखिए ये सब ना जो पूरा रेगुलेशन आने के बाद ही होगी, क्योंकि अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। क्योंकि ये जो ओरिजिन रूल्स है ना, ओरिजिन रूल्स उतना इजी है ही नहीं कि आप इधर से उधर से, आप लेट से आप सीधा भेज रहा था यूएस में, अभी दुबई से भेजेंगे, कल उसके लिए दुबई का 10% आपके ऊपर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपका हम सुन रहा था गोल्ड का कोई बोल रहे थे गोल्ड का प्राइस कैसे होगा, गोल्ड का क्या हुआ है आप जान के, ये हम लोग कल के आने के बाद हम लोग एनालिसिस दे, फर्स्ट टाइम कोई शायद बोल रहा है आपका चैनल में, अब सुन लीजिए गोल्ड का क्या हुआ है। स्विस गोल्ड का, स्विस के ऊपर यूएस का 39% जो रेसिप्रोकल टैरिफ है लग गया। इंडिया के ऊपर जो अभी 25 प्लस 25-50 है, वो स्विट्जरलैंड के ऊपर 39% है। ना ये क्या है, पहले तो वो बार जो इंपोर्ट होते थे ना यूएस में, गोल्ड बार, वो 0 ड्यूटी में होते थे। वो उसका जो टैरिफ कोड था जिसमें इंपोर्ट होता था 7108.1210 में वो इंपोर्ट होता था। अभी वो कस्टम्स का रूलिंग, तो वो क्या गोल्ड इंपोर्ट एनेक्सर 2 में यूएस ने रखा था, दैट मीन्स 0 ड्यूटी में रखा था, ये रेसिप्रोकल टैरिफ का बाहर रखे थे। अभी क्या रूलिंग जो आया है कस्टम्स का, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो बोल रहे हैं कि और एक टैरिफ कोड है जो 710813.5500 है, अदर सेमी कंडक्टर फॉर्म्स ऑफ गोल्ड, जो बुलियन और डोरे से अलग है। तो बोला उससे आपका 0 है, लेकिन 7108.1210 में आपका 39% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। आप सोचिए, दुनिया का 40 से 50% जो गोल्ड जो रिफाइनरी से जाते हैं वो स्विट्जरलैंड से जाते हैं ना। वो कल ये जानने के बाद पूरा जितना रिफाइनरी है स्विस का, वो अभी होल्ड में आ गया है, दे आर नॉट सेंडिंग इट जब तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो रातों रात तो गोल्ड का प्राइस तो यूएस में 40% बढ़ सकता है ना। ये जो अभी जो एकदम अनसर्टेनिटी का जो माहौल है ना, वो माहौल को थोड़ा सबसाइड होने दीजिए, थोड़ा स्थिति आने दीजिए, देन ओनली ये सब पूछ रहे हैं ना बोल सकता है। ये अभी सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट ऑल आर स्पेकुलेशन। जब ये स्थिति एकदम थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा तब हम लोग सब बोल सकते हैं। और जो 1 किलो गोल्ड बार पर टैरिफ की आप बात कह रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमेक्स पे ट्रेडिंग भी होती है। और जो पिछले 12 महीने के हिसाब से अगर देखें, स्विस गोल्ड पर अगर 39% टैरिफ देखेंगे, तो वो उस टैरिफ के बाद जो लागत होगी यूएस में गोल्ड की, वो $24 बिलियन से भी ज़्यादा की हो जाएगी। तो इस तरह के कॉस्ट बढ़ेंगे। और एक कैलकुलेशन में देख रहा था, उसके हिसाब से कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $4700 तक भी हो सकता है इस टैरिफ के बाद से, अगर वहाँ से अगर स्विस गोल्ड का एक्सपोर्ट होता है तो। चलिए, लेकिन हालांकि अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, अभी चीज़ें साफ नहीं है। हमारे साथ साहिल मेहरा जी भी है। साहिल मेहरा जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से भाव तेज़ी से बढ़े हैं, वो भी त्योहारी सीजन से ठीक पहले बढ़ने शुरू हो गए हैं। B2B में तो आप लोगों ने काफ़ी तैयारी की थी, लेकिन क्या B2C तक जाते जाते ये तैयारी पर असर तो नहीं होगा? क्योंकि ऊंचे भाव पर ग्राहकी काफ़ी असर होने वाला है इस त्योहारी सीजन। जी विश्व मोहन जी,
एकदम आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, भाव इतने बढ़ने से और ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, इससे रिटेल एंड कंज्यूमर रुक जाता है, थम जाता है। उसको स्टेबिलिटी चाहिए भाव में, ताकि उसको ये ना लगे कि आज मैं खरीद के आया और कल घट गया, या कल खरीदने जाऊंगा तो परसों बढ़ जाएगा। तो उसको थोड़ा एक सर्टेनिटी चाहिए। और भाव इतने ज्यादा हैं तो लोगों की पॉकेट फ्रेंडली जो पॉकेट है छोटी हो गई है। मतलब पहले अगर वो समझो मतलब 2 लाख में एक, अभी अब जैसे आप कह रहे हैं कि 12 महीने में 42 से 50% भाव बढ़ गए हैं, तो उसका पॉकेट आप सोचिए कि श्रिंक हो गया है। जिसको 20 ग्राम खरीदना था वो अभी आज 12 ग्राम खरीद पा रहा है। तो ये चीजें तो इफेक्ट कर रही हैं डेफिनेटली। और अगर आप टनेज वाइज देखेंगे तो ज्वेलरी की कंजम्पशन घटी है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है। ये जो पूरा 6 मंथ रहे हैं, इतने कोई बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आगे आगे आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? आप भी रिसर्च करते हैं गोल्ड के भाव को लेकर। साहिल भाई, आपका अनुमान क्या है? सर, एक तो जो ट्रम्प ने जो ये अकस्मात लगाई है, स्विस पे जो लगाया है 39% टैरिफ, एक तो क्लैरिटी ये रखी नहीं है पूरी की खाली 1 kg बार पे, जो कि एक बार रीड बिटवीन द लाइंस या फाइन लाइंस पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक इन्होंने कॉपर के साथ भी ऐसा कुछ किया था, जिसके बाद कॉपर बढ़ने के बाद उसके अलावा और 20% घट गया। तो मतलब हमें ये समझ में नहीं आता कि इनका मतलब इनकी रणनीति क्या है, इनकी अर्थशास्त्र नीति क्या है, कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आती। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती तब तक उसमें कोई भी कमेंट करना कि भाव टैक्सेस की वजह से क्या होंगे वो जान पाना मुश्किल है। हाँ, मगर अगर आप भाव की बात करेंगे, अगर हम टैक्सेस वगैरह को साइड में छोड़ते हैं, क्योंकि कंजम्पशन काफी लो हो रहा है, तो ये मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि जिस चीज का कंजम्पशन लो होता है उसके भाव थोड़े करेक्ट होने बनते हैं। तो मेरा भी ध्यान कोई भाव में ऐसा कोई तेजी का नहीं है, मतलब पर से। लेकिन अगर टैरिफ से कोई तेजी आ जाए तो वो कह नहीं सकते, मगर पर से तेजी का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की पॉकेट बहुत मुश्किल से अपने जो त्योहार है या शादी का सीजन है उसके लिए जोड़ पा रही है, और भाव बढ़ने से उस पर और डीप इम्पैक्ट हो जाएगा। और गोल्ड के भाव हमेशा, हालांकि हाजी डिमांड से वैसे भी ड्राइव नहीं होती है, और ऐसे माहौल में तो ये पूरी तरह से जिस तरह की अनिश्चितताएं हैं उससे गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं। चीज़ें स्थिति साफ होगी तो डेफिनेटली ये भाव टिकेंगे नहीं, भाव प्रीमियम इसका खत्म होगा, भाव नीचे आएंगे। लेकिन ट्रंप का जो बयान है, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो स्विस गोल्ड पर 39% टैरिफ की जो रणनीति है, ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं बल्कि उनकी एक रणनीतिक कदम है, ये ट्रंप का कहना है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल बुलियन फ्लो और स्विस रिफाइनिंग पर इसका असर होगा, और घरेलू रिफाइनिंग और स्टोरेज को वो बढ़ाना देना चाहते हैं यूएस में। डॉलर की रिजर्व करेंसी की स्थिति धीरे धीरे क्योंकि कमज़ोर हो रही है, चीन, रूस और ब्रिक्स देश अपने गोल्ड स्टॉक को लगातार बढ़ा रहे हैं, और गोल्ड फ्लो का नियंत्रण से यूएस की को मॉनेटरी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो इस तरह की दलील भी दी जा रही है। देखते हैं किस तरफ स्थिति जाती है, फिर भाव कहाँ पे स्थिर होते हैं, इस पर बाजार की नज़र रहेगी। शुक्रिया साहिल मेहरा जी आपका, सब्यसाची जी रे आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को मौजूदा हालात के बारे में आगाह किया। आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। चलिए चलते हैं अंकित कपूर जी के पास। अंकित जी, इस भाव पर जो भाव आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 1,02,200 रुपए के ऊपर का, गोल्ड में क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी बात चल रही है पूरे मार्केट के अंदर, टेंशन्स बनी हुई हैं, और ये टेंशन्स आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहने वाली है, इतनी जल्दी कोई चीज़ खत्म नहीं होगी। कॉमेक्स गोल्ड की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर्स और स्पॉट में करीब करीब के बहुत बड़ा इसके अंदर हमको चेंजेस देखने को मिला है। करीब करीब ये जो डिफरेंस है आज की तारीख में, सुबह $135 के आसपास डिफरेंस हो गया था स्पॉट गोल्ड और फ्यूचर गोल्ड में। तो ये कहीं ना कहीं टेंशन्स को दर्शा रहा है, और आने वाले टाइम में ये टेंशन्स बनी रहेंगी। जब तक ये टेंशन्स बनी रहेंगी तब तक मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस नीचे आने का अभी नाम नहीं लेगा। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली गोल्ड के अंदर खरीदारी करके चलेंगे। 1,01,500 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,0750 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1,02,800 तक के टारगेट्स इसमें अभी देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में ही 1,02,800 तक के टारगेट भी दे रहे हैं, लेकिन करंट लेवल पे ना खरीदे, डिप में मौका मिले तो टिकेगी। कहां तक जा सकती है, आपकी रीडिंग क्या है सर चांदी में? जी, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तब उसके 1,09,300 से 1,09,000 के बीच में हमने खरीदारी दी थी। उसके बाद बहुत अच्छी चाल देखने को मिली, और 1,15,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सिनेरियो देखें तो 1,15,300 से 17,000 के बीच में काफी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे नई खरीदारी नहीं करके चलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी कोई भी करेक्शन आता है तो डेफिनेटली वापस से खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो सिल्वर का आने वाले टाइम में पॉजिटिव बना रहेगा। थोड़ा सा जो ग्लोबल
सिनेरियो जो टफ चल रहा है उसके कारण थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से बुलियन की अगर बात करें तो टेंशन जिस तरह से अराइज है मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो 1,12,800 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलें, लेकिन रेजिस्टेंस जोन पे खरीदारी करके नहीं चलना चाहिए। रेजिस्टेंस जोन पे ना खरीदारी करें, डिप में यहाँ पे खरीदारी की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। आप बताइए आपकी एनालिसिस क्या है चांदी पर, तरुण जी? तरुण जी, आपसे मेरा सवाल था, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा सर। Hi, actually, voice was not coming. Can you repeat it again? था सर, चांदी इतनी तेजी के बाद चांदी में अब आपकी एनालिसिस क्या है? सी सिल्वर लाइक गोल्ड, मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने अर्लियर भी कहा था कि शॉर्ट टर्म टॉप इज फॉर्म्ड इन सिल्वर टू। मैं अगर बात करता हूँ डोमेस्टिक मार्केट में, मुझे लगता है 1,16,800 का जो रेजिस्टेंस है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा कहीं ना कहीं 1,16,000 पर फिर से टॉपिश होना चाहिए एंड वंस अगेन 1,10,000 1,08,000 तक आना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में इट हैज टू सस्टेन नाउ $40, उसके ऊपर नहीं जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुअली $36.50 $35.50 ऑन डाउन साइड प्राइस आ सकते हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर ये सलाह दूंगा जो इन्वेस्टर है, दे शुड पार्क द प्रॉफिट। दोज ट्रेडर है, आई थिंक उनको लॉन्ग साइड में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या रिवर्सल पर कर लेना चाहिए। शॉर्ट अगर नहीं करना वो उनका चॉइस है, बट मुझे यहाँ पर वैल्यू बाइंग नहीं दिखती है गोल्ड एंड सिल्वर में, स्पेशली व्हेन इनका जो ब्रॉडर ट्रेंड लास्ट 3 मंथ से साइडवेज हो चुका है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए, चलिए अच्छी बात है। क्रूड और मेटल्स की बात करते हैं। कच्चे तेल में